नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं बीआईपी न्यूज। बीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और पूरे देश में वायरल का प्रकोप है। कई चीजें किसी रूप में आ रही है, लेकिन उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप है। कभी कोरोना का माहौल होता था, पूरा देश दहशत में था। आज डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों ने ऐसे पैर पसार रखा है जैसे लगता है कि हर घर बीमार है, क्योंकि सही में हर घर में कोई न कोई बीमार है, और बीमार है तो पूरा घर परेशान है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या डेंगू के लक्षण है, बचाव कैसे होते हैं और क्यों डेंगू इतना ज्यादा फैल रहा है। और इस महत्वपूर्ण चर्चा है हमारे साथ डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर नवीन जोशी जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और इनके साथ में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता करण कपूर साहब है। करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधे चलते हैं सीधे अनुराग साहब के पास। अनुराग साहब, हमेशा हम जानते हैं कि एक स्वस्थ समाज के लिए स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा में भी आदमी मेहनत करता है, ध्यान देता है। सड़कें भी देखिए बहुत अच्छी सुंदर बन रही है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के चाहे अवेयरनेस की बात करें, चाहे मेडिकल की बात करें, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, हम आज भी उतने आगे नहीं है जितना और क्षेत्रों में हमको आगे दिखाया जाता है। क्या कारण है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? स्वास्थ्य के दो पहलू हैं। इसमें एक प्रिवेंटिव हो सकता है कि हम बचाव रखें, दूसरा एक उपचारिक हो सकता है कि बाद में हम लोग ट्रीटमेंट को लेकर कार्य करें। तो हमने देखा है पिछले दिनों में कोविड होने के बाद इन दोनों ही चीजों पर काफी कार्य किए गए हैं और सरकार की और समाज की एक तालमेल बना रहे हैं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी उपयोगी योजना भी चलाई जा रही है। इसमें मेरा यही कहना है कि हम बचाव की तरफ बढ़ेंगे तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण ज्यादा होगा। ऐसे में जैसे डेंगू या चिकनगुनिया या मलेरिया और टाइफाइड, ये कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जो ज्यादा बारिश होने के कारण जब एक नाली और ये भर जाते हैं, गंदगी हमारे सामने आती है, मच्छरों का बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तब ये बहुत सारी मच्छर जनित और गंदे पानी से होने वाली बीमारियां हैं। इनका प्रकोप नॉर्मली इन महीनों में देखा जाता है। तो ऐसे में इनसे बचाव ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार बीमारी हो जाए तो उसके बाद आपके पास अस्पताल जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। लेकिन डॉक्टर साहब, बचाव, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, बचाव, लेकिन बचाव के साथ राहत भी तो मिलनी चाहिए। आदमी स्वस्थ, मान लीजिए बीमार हो गया और राहत नहीं मिल रही है, तो स्वस्थ कैसे हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल हमारे यहाँ की जो जनसंख्या काफी ज्यादा होने के नाते फिर जब आदमी बीमार हो जाता है तो फिर एक अस्पतालों पर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है जी, जबकि हमारी सबकी एक क्षमता होती है। उसके बावजूद भी एक समन्वय बनाकर बिल्कुल पूरा प्रयत्न यही है। जैसे हमारे दून हॉस्पिटल में भी हमने डेंगू के लिए पहले सिर्फ 10 बेड आरक्षित किए, जो कि आज बढ़कर 120 बेड हो चुके हैं। और मैं बहुत ही ईमानदारी से एक बात और कहना चाहूँगा कि पूरे शासन और प्रशासन ने इस सब के लिए बहुत ही एक अच्छा एक सिस्टम डेवलप किया है कि कहीं भी बेड मेरे पास खाली है तो वो उससे पूछ लेते हैं जी, तो व्हाट्सएप ग्रुप और फोन के जरिए ये सब काम भी हो रहा है। मेरे पास नहीं है किसी और हॉस्पिटल में तो मरीज को वहाँ भी भेज सकते हैं। चलिए, लौटता हूँ आपके पास। डॉक्टर नवीन जोशी साहब, कोरोना के दौर में हम लोग आपके साथ बैठते थे, बात करते थे, हमने देखा कि बड़े तन्मयता के साथ, बड़े सजगता के साथ काम चल रहा था। ऑनलाइन सारी डिटेल होती थी, किस हॉस्पिटल में बेड खाली है, कहाँ पे हम पहुंच सकते हैं, कहाँ इलाज हो रहा है, कहाँ क्या व्यवस्था है। उसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई, या तो कहीं उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और अगर आज ध्यान नहीं दिया गया तो क्या ये कारण ये भी माना जाएगा कि जो लोग परेशान हैं उसी को अगर आगे बढ़ाया गया होता तो आधी परेशानी का कारण दूर होता? कोरोना इसमें बिल्कुल फर्क है। कोरोना तो एक महामारी थी। ये बारिश के समय में हर वर्ष आप देखेंगे कि जो इस वक्त ये डेंगू का प्रकोप होता है, एक्चुअली वो दोनों की स्थितियां अलग ही, मच्छर के द्वारा फैलता है। तो इसमें सरकार की तो जिम्मेदारी है, पर हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम जो जन सामान्य हैं, हम लोग अपने घरों में पानी रखते हैं, इकट्ठा होता है, साफ पानी रहता है। ये सब हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती है कि हम उस पानी, जब ये साफ पानी में जब ये लार्वा होता है, और जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि सर्वे में पाया गया कि बहुत सारे लोगों के घर में जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनके यहाँ इसका लार्वा पाया गया।
तो थोड़ा सा हमें भी सजग होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। कोविड का एक तो महामारी थी, तो पैंडेमिक था, पूरी दुनिया उससे प्रभावित थी, लेकिन ये विशेष रूप से एक सीजनल प्रॉब्लम है, और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी, तो इसलिए इसमें इतना घबराने की जरूरत है। लेकिन सर मेरा ये मानना है, जैसे हम लोग बैठते थे, आपको याद होगा कि उस दौर में पूरा इतना लोग जागरूक थे, इतनी तेजी से चीजें पता चलती थी, तो क्यों हमने उसको कंटिन्यू, ठीक है आज मानते हैं डेंगू है, आज डेंगू के बीच में भी आपने देखा फ्लू भी है, हॉस्पिटलों में लाइन लगाए लोग पड़े हैं, व्यवस्था नहीं मिल रही है। अगर देहरादून की बात करें तो हॉस्पिटल ले लें, कोरोनेशन ले लें, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अगर बेड की बात करते हैं तो बेड मिलना इस समय नामुमकिन है। तो इन सब चीजों को अगर जो व्यवस्थाएं उस समय अडॉप्ट की गई थी, अगर उसी को कंटिन्यू किया गया होता तो क्या आधी दिक्कतें दूर न हो जाती। मैं मानता हूं कि कोरोना बहुत बड़ी महामारी थी, व्यवस्था खराब थी, सब कुछ था, लेकिन जो व्यवस्था उस समय पे बनाई गई उसको तो जिंदा रखा जा सकता था सर। बात आपकी सही है, लेकिन सर फिर भी ये जो है ना, ये कभी ऐसा आपको नजर आ रहा है कि इसके केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, अभी अचानक से आप देखेंगे केसेस कम हो जाएंगे इसके, और इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बेड्स आपको अवेलेबल हैं, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी बेड्स का पूरा अपडेशन आता है। और मेन जो बात यही है कि प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो यही बात कहूंगा, वहां पर भी कोविड के समय में भी जानते हैं कि कोई बहुत सटीक इलाज तो था नहीं, और उसका भी कोई बहुत सटीक इलाज नहीं है, जिसमें बिल्कुल ही एकदम से क्रिटिकल कंडीशन में लोग जाते हैं, उन्हीं की मौतें होती है, बाकी तो लोग ना अगर ध्यान रखें तो वो बच जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बार-बार मैं इसी बात पे कहूंगा, और कोविड के समय भी हम यही कहते थे कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हम उस पर ध्यान दें। इस वक्त भी हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। करण साहब, आप लोग सामाजिक स्तर पे उत्तराखंड में बहुत मतलब अवेयरनेस का काम चलाते हैं, बड़ी तन्मयता से काम करते हैं, आपकी टीम हर जगह दिखती है। मेड संस्था की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा काम नहीं है, चाहे स्वास्थ्य से ले लीजिए, शिक्षा से ले लीजिए, किसी भी चीज को, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि स्वास्थ्य से संबंधित मामलों को आज भी लोग उतने जागरूक नहीं है? जैसा सर ने कहा कि लार्वा ऐसे घर में मिला जो कि बड़े सजग लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनके घर में मिला। तो क्या ये माना जाए कि लोगों को अभी भी अवेयर करने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है? जागरूकता हर आदमी तक वह चीजें नहीं पहुंच पा रही है जो जिसकी वजह से समस्याएं आ रही है। सर इसके ना दो पहलू हैं। जब अभी अगर हम डेंगू कोविड से कंपेयर करें तो बहुत सारी समानताएं भी हैं और बहुत तरीके से बहुत डिफरेंट बीमारी भी है। बट अगर मैं सिर्फ डेंगू की बात करूं तो, और दो पहलुओं की बात करूं तो, एक है कि जो सामाजिक जो लोग हैं वो कितना अवेयर है, दूसरा सरकार ने कितनी कोशिश करी है उनको अवेयर करने की। अभी इस डिबेट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज सबने बोली कि एक सीजनल बीमारी है, आती है चले जाती है, हर बरसात में आती है। कीवर्ड इसका यही है कि ये हर बरसात में आती है। कोविड और इसमें ये फर्क है कि कोविड के लिए हम तैयार नहीं थे, इसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए। एग्जैक्टली है ना। डेंगू के लिए हमारा प्रशासन क्या कर रहा था हमें नहीं पता, ठीक है, कहीं फॉगिंग नहीं हुई है ढंग से। जहां पर हम पहले मतलब मैं देहरादून में ऑलमोस्ट 25-26 साल से रह रहा हूँ, पहले ड्राइव चलाई जाती थी, लोगों को अवेयर किया जाता था कि पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए। इंस्पेक्शन तब हो रहा है देहरादून शहर में जब वो केसेस ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं कि एक और नेशनल इशू बनता जा रहा है। तब वहां पर जाकर अब इंस्पेक्शन ड्राइव चलाई गई है, खुद सरकारी डिपार्टमेंट के कल चलान हुए, स्मार्ट सिटी का खुद चलान किया गया है नगर निगम द्वारा। तो अगर सरकार ही नहीं उस चीज को लेकर तैयार है, और एक ऐसी चीज जो हर साल रिपीट होती है, जिसका प्रकोप हर साल देहरादून वासी भोग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है। एंड देन उसके बाद लोगों की गलती तो है ही है, जो इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा होने दे रहे हैं, साफ सफाई नहीं करवा रहे हैं, अपने घरों में अगर खासकर इकट्ठा होने दे रहे हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर अनुराग साहब, हम लोग देखते हैं जैसे आपने कहा कि सही कोरोना का भी कोई इलाज नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं थी, डेंगू का भी प्रॉपर कोई सटीक इलाज नहीं है, सटीक मेडिसिन नहीं है। अगर कहा जाए तो जैसा डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप पैरासीटामोल खा लो या पैरासीटामोल ही इसका एक अस्थायी इलाज है। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि पैरासीटामोल आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। ये जो कई तरह की मतलब हर चीज पे अलग अलग विचार है, उसको कैसे माना जाए? सही आदमी के पास जानकारी ना होना ये भी एक पैनिक होने का कारण है। तो क्या ये माना जाए कि इस इलाज जो ये बीमारी इस समय चल रही है, चिकनगुनिया ले लीजिए, मलेरिया ले लीजिए, टाइफाइड ले लीजिए, और जैसे डेंगू है, सबके लक्षण मिलते जो आम आदमी के लिए मिलते जुलते लक्षण होते हैं।
तो क्या पैरासीटामोल प्रॉपर इलाज है? ठीक है, बिल्कुल। अगर हम देखें तो डेंगू चिकनगुनिया दोनों वायरल बीमारियां हैं जिसमें कोई प्रॉपर एंटीवायरल आज तक इनके लिए नहीं बना है जी। तो ऐसे में क्योंकि बुखार एक बड़ा लक्षण है तो हम पैरासीटामोल का डॉक्टर के संपर्क में आने के बाद दिन में 2 से 3 बार तक सेवन बहुत सेफली कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे मलेरिया है तो मलेरिया के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो जब आप जिस डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो फ्लू ऐसे कि क्या हो सकता है। हम शुरू में जांच करते हैं, अगर मलेरिया निगेटिव है, टाइफाइड भी नहीं आ रहा है और हमारा डेंगू पॉजिटिव आ जाए तो हम श्योर हो सकते हैं कि हमें एक कैलपोल या पैरासीटामोल के अलावा और कोई दवाई नहीं लेनी है। बाकी मैं अपना हाइड्रेशन यानी कि पानी की मात्रा कम ना होने दूँ। इसके साथ साथ सजग होने की बात यह है कि मुझे वार्निंग साइंस होते हैं कि मेरी बीमारी 90-95% केस में खुद ही ठीक हो जाएगी 3-4 दिन बाद, लेकिन मेरी बीमारी कब बढ़ रही है या कॉम्प्लिकेशन हो रही है मुझे जानकारी होना बहुत जरूरी है। और अभी हम लोगों ने दूर अस्पताल से डॉक्टर्स ने पूरे इंडिया की जो एक गाइडलाइन निकली है उनको उत्तराखंड के हिसाब से मॉडिफाई कर हमने प्रेजेंट भी किया है जिसमें हम लोगों ने कुछ वार्निंग साइंस जैसे कि सांस का तेज चलना, बुखार बहुत ज्यादा 3-4 दिन के बाद भी रहना, ज्यादा बदन का टूटना, ऐसे में ब्रेन में मतलब गफलत होना कि आदमी कॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस हो जाए। इसके अलावा ब्लीडिंग कहीं से भी, ब्लीडिंग देखिए ये बहुत तरह की फॉर्म में हो सकती है, मसूड़ों से आ सकती है, रैशेज आ सकते हैं जिसमें चकत्ते बोलते हैं, स्किन से ब्लीडिंग हो सकती है या फिर बहुत हल्की चोट लगने पर भी। इसके अलावा बहुत सारे जैसे मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ तो हमारे बहुत सारे मरीजों में इस टाइम पर मुंह से खून भी आ रहा है तो उसका भी बड़ा कारण ये है कि टीबी के साथ साथ उनको डेंगू फीवर हो गया। तो वो सब चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे किसी भी वार्निंग साइन के केस में अगर डॉक्टर ने आपको एक बार देख भी लिया है तो डॉक्टर हम सब लोग को ट्रेन ये भी कर रहे हैं कि आप बताइए मरीजों को बार बार इस तरह के लक्षण आने पर दोबारा डॉक्टर को मिले और रेगुलर प्लेटलेट का एक चेकअप होता रहना चाहिए क्योंकि प्लेटलेट लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि 50,000 के नीचे आ गया क्योंकि 10,000 के नीचे एक ऐसी क्रिटिकल लेवल है कि जहाँ पे बहुत अलर्ट होना चाहिए कि अब ब्लीडिंग कभी भी हो सकती है। उसके पहले हमें सिर्फ वॉचफुल रहना है और हम लोग अपना जो सिम्टोमेटिक मतलब लक्षणिक इलाज है वो लेते हैं। सर जैसे आप चेस्ट रोग विशेषज्ञ हैं और कोरोना के समय कहा जाता था कि ये जो वायरस है सीधे चेस्ट पे अटैक करता था, लेकिन एक धारणा बनी आम जन की कि डेंगू पे भी लोगों की सांस फूलती है तो लोगों को लगता है वो भी चेस्ट से रिलेटेड है। क्या तो इसमें हमारी जनता जानना चाहती है, दर्शक जानना चाहते हैं तो क्या डेंगू का चेस्ट के रोग से संबंध है कि नहीं? देखिए बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि डेंगू के लगभग 95% केस एक या 2 कैलपोल या 3 कैलपोल पर ठीक हो जाएंगे। कैलपोल तो मतलब पैरासीटामोल जी। उसके अलावा पानी पीते रहिए, जूस लेते रहिए। 5% के डिफरेंट तरीके से कॉम्प्लिकेट करते हैं जी, जिसमें कुछ केस में फेफड़े के अंदर ब्लीडिंग या निमोनिया जैसे लक्षण आ जाएंगे जी, या फिर पेट के अंदर गॉल ब्लैडर में सूजन आना और पेट में हल्का पानी होना जो कि आम इलाज के बाद 4 से 5 दिन में सेल्फ रिकवरी हो जाती है जी। इनमें से भी इन 5% के भी लेस देन 10% यानी कि ओवरऑल लेस देन 1% केस हमारे आईसीयू में जाते हैं। तो इतना ही रिलेशन है। डॉक्टर नबी साहब, सर ने कहा कि जांच से पता चलता है, कई बार आप भी पढ़ते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, लोग आपसे कहते भी होंगे कि साहब मैं गया था, फीवर था, उन्होंने हमारी टाइफाइड भी करा दिया, मलेरिया भी करा दिया, डेंगू भी करा दिया। तो क्या अगर जांच हो कोई फीवर है तो फीवर में क्या कुछ ना कुछ मिलना ही है, और मिलना है तो क्या कभी कभी लैब के ऊपर जो आरोप लगता है कि डेंगू का एक माहौल बना करके उसको इतना पैनिक कर दिया जाता है कि हर आदमी को जिसको थोड़ी सी बीमारी हुई वो जांच के लिए भागे और डेंगू का जांच करें, लेकिन माना जांच है तो क्या ये माना जाए कि कहीं न कहीं कुछ रोग इन लोगों का है कि उसको इतना पैनिक कर दो कि आम जन जांच के बगैर दवा नहीं ले पाए? देखिए, कोई भी जांच अगर आप कराने जा रहे हैं तो आपको चिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी है। आप खुद जाके डेंगू का या मलेरिया का या टाइफाइड का जांच ना कराएं। ऐसा उत्तराखंड में देखा गया है पहाड़ों में कि वहाँ लोग जैसे भी बुखार आता है तो अपना टाइफाइड टेस्ट कराने चले जाते हैं। तो बेहतर ये कि आप किसी चिकित्सक से, आप वहाँ पे गवर्नमेंट में जो चिकित्सक है हमसे सलाह लें, वो पर्टिकुलरली उनके लक्षण देख करके वो उसको डिफरेंशिएट करके वो सोचेगा कि ये मलेरिया में अलग बुखार आता है, टाइफाइड में अलग प्रकार का बुखार होता है, डेंगू फीवर के कुछ अलग बड़े बहुत डिफरेंस आते हैं इसमें। वो चिकित्सक ही डिसाइड कर सकता है। किसी व्यक्ति को खुद जाके घबरा के लैब में जाके टेस्ट खुद कराने की जरूरत नहीं है।
इससे बचना चाहिए, चिकित्सक की परामर्श लें आप, वो अगर कहते हैं तो जाएं। सर तो हमारी तरफ से जानना चाहते हैं कि डेंगू का एग्जैक्ट लक्षण क्या है? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया आपने कि बदन टूटना है ना, अभी कभी तो सर लेकिन फीवर होगा तो बदन तो टूटेगा ही। जी बदन टूटेगा ही। बहुत सारे हैं, जैसे अभी आप मलेरिया में देखेंगे तो जाड़ा लग के बुखार आता है, नहीं रेगल के साथ बुखार आता है, इसमें बदन टूटता है, बहुत तेज बुखार आता है, बात की केस में चकत्ते आ जाते हैं, शरीर में एकदम से प्लेटलेट का लेवल नीचे जाने लगता है और एक निश्चित सीमा के बाद नीचे जाता है तो ब्लीडिंग होने लगती है, और अभी आपको कुछ लक्षण भी बताए गए। तो ये और दूसरा जो है ना, ये विशेष रूप से सीजनल है। तो अभी ये पर्टिकुलरली जब ये मच्छर जो है, जो इसका मच्छर है वो इसकी वैरायटी अलग है। अच्छा, मलेरिया जो है वो एनोफिलिस फीमेल एनोफिलिस से होता है, और ये जो है इसका एक अलग एडिस इसका मॉस्किटो है जो इसको कैरी करता है। दोनों के अलग अलग हैं, एक जो है वो रात को काटता है, एक जो है शाम को या दोपहर में काटता है, एक बहुत हाइट तक नहीं जा पाता है, एक हाइट तक जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको हम जो है बेहतर ये है कि हम चिकित्सक से परामर्श लें और बुखार का स्वयं इलाज ना करें, ये भी बहुत जरूरी है, जो कि देखा जाता है। अक्सर कहा जाता है कि अगर बुखार आया है, जैसे आयुर्वेद में कि आप एक्सपर्ट हैं, आप यूनिवर्सिटी का पूरा आपने संचालन किया, ये कहा जाता है आयुर्वेद में कहा जाता है कि बुखार आ रहा है तो बुखार को आने देना चाहिए, उसको दवा देके दबाना चाहिए, इसमें कितनी सत्यता है? ये बुखार जो है अगर वो किसी संक्रमण की वजह से है जी, तो शुरुआत में किसी भी बुखार को, जैसे कि वायरल फीवर है, वो खुद भी सबसाइड करता है। अच्छा, लेकिन एक लेवल से ज्यादा अगर बुखार होगा तो निश्चित शरीर में उसका नुकसान होगा, जिसको अत्यधिक टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। तो शुरुआत में अगर बुखार सामान्य है तो उसे एक आध दिन देखा जा सकता है, और आप जैसा कि बताया पैरासिटामोल जो है वो लिया जा सकता है। हमारे यहाँ कुछ दवाइयाँ हैं जो इसमें अच्छा काम करती हैं, जैसे दर्शन मटी है, घनमटी है, संसर्गली मटी है, जिसमें जो इसी तरह काम करती है। वो मतलब स्टार्ट में वो काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन अगर बहुत आपको लग रहा है कि इस प्रकार से हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और कुछ और भी लक्षण है, तो बेहतर है कि आप जो है इसमें चिकित्सक से जरूर परामर्श लें। करण साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कोरोना तो एक आया है, सामने तूफान की तरह आया, किसी को पता नहीं था, न हम अवेयर थे, न हम कुछ तैयार थे उसके लिए, और जब तैयार नहीं थे आया तो ठीक है, उसमें समस्याएं आई, समस्याओं के समाधान के लिए समय लगा। लेकिन जैसा हमें पता है कि हर साल बारिश के मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, ये जो मच्छर आते हैं इनसे रिलेटेड बीमारी आएगी, और उसके लिए सजगता जरूरी है, बचाव कार्य जरूरी है, राहत कार्य जरूरी है। न तो बचाव कार्य हो रहा है और देखा जाए तो राहत कार्य भी नहीं हो रहा है, आपने कहा फॉगिंग नहीं हो रहा, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हो? सर जिम्मेदारी जैसे मैंने बोला कि अगर मैं इसको 100 के रेशियो में डिवाइड करूं तो 75% सरकार की बनती है, 25% आम जनमानस की बनती है। क्योंकि देखिए, अगर आप मुझे बोले कि हर जगह मैं कवर्ड कपड़ों में घूमूं, मैं हर जगह सेफ रहूं अपने आसपास, जैसे मैं अपना एक बहुत सिंपल घर का एग्जांपल देता हूं। तो हमारे बीच में डिस्कशन चल रहा था कि जो हम पानी पक्षियों के लिए रखते हैं बाहर, क्या वो हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्या उसमें भी मॉस्किटोज पनप सकते हैं, क्या हम उसको रोज चेंज करें, या जैसे कि जनरली जब हम सर्दियों में रखते हैं तो हम उसको रख देते हैं, है ना, वो खत्म होता है उसको दोबारा भर देते हैं। तो ये सारी अवेयरनेस वाली चीजें हैं जो सरकार को डेंगू फैलने के बाद नहीं करनी चाहिए, ये सारी होनी चाहिए 1 महीना पहले। जब आपको पता है जून जुलाई से आपकी बारिश स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि बारिश बिन बताए आती है देहरादून में, जी जी, है ना, एक सीजन है, पूरा एक सीजन आता है बरसात का, तो आप उससे पहले अवेयरनेस ड्राइव चलाएं, आप उससे पहले लोगों को सेंसिटाइज करें। गांधी पार्क जैसे एरिया में जो आपके हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं, वहां पर आप अपने अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। जो आप इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स अपने प्रचार के लिए लगाते हैं, उसमें थोड़ा डेंगू के बारे में बताएं कि डेंगू से कैसे बचाव हो सकता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके घर जा जाकर, देखिए चलानी कार्रवाई करना एक चीज होती है, बट उनको जाकर पहले समझाओ तो सही कि आप गलत क्या कर रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़े लिखे उन एरियाज में जाएं, उनको समझाया जाए, जितने भी देहरादून के स्लम एरियाज हैं उनको जाकर वहां पे सेंसिटाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड जैसा मैं दोनों ही डॉक्टर साहब ने बोला कि लोगों के अंदर जो एक डर पैदा हो गया, वो डर ना कहीं वो ना कोविड से आ चुका है लोगों के अंदर। तो अब उनको थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो सीधा लैब्स में मांगते हैं कि हम पहले टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि आजकल यही फैल रहा होगा। तो वो उस चीज को लेकर भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि नहीं, आपको पहले डॉक्टर्स के पास ही जाना है, डॉक्टर से पहले परामर्श कीजिए, एंड देन उसके बाद आप जहां पर भी जाना चाहिए। डॉक्टर अनुराग सर, अक्सर देखने को मिलता है कि जो 40 के ऊपर है उनको बीपी शुगर से संबंधित बीमारी ना भी हो, तो मान के चलते हैं कि भाई बच के रहना है क्योंकि बीपी ना हो जाए, शुगर ना हो जाए। तो जो डेंगू का एक प्रकोप है, क्या ये बीपी और शुगर की बीमारियों पे
ज्यादा अटैक करता है, 40 की उम्र के ऊपर के लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन वो ज्यादा अटैक तो नहीं करता है, अटैक तो जो ज्यादा एक्टिव लोगों को उन्हीं पर करेगा। अच्छा, लेकिन हाँ बिल्कुल ये कोमॉर्बिड कंडीशन जी, जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन है या फिर किडनी खराब होना, कैंसर होना, जी, दूसरी अगर बीमारी कोई भी है तो किसी भी बीमारी को गंभीर होने में कम समय लगेगा और उसकी गंभीरता भी ज्यादा हो सकती है। सर, तो डेंगू के मैंने बताया कि लगभग 1 से 2% केस कॉम्प्लिकेट करते हैं गंभीर रूप में। डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरह वहाँ पर अंदर जो कैपिलरी लीक सिंड्रोम एक चीज होती है इसके अंदर, जी, जहाँ हमारी जो धमनियां उनके अंदर रिसाव होने लगता है, जी, जिससे ब्लीडिंग या सूजन आने की तो वो सब यस बिल्कुल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, गुर्दा खराब होना इस तरह के लोगों में ज्यादा कॉमन है। तो उनको तो बहुत ही बचाव रखने की एक जरूरत हमेशा रहती है। डॉक्टर जोशी साहब ने कई लक्षण बताए, तो और ये भी बताया गया है कि जैसे आप लोग भी बताते हैं कि कोई ऐसे जो नॉर्मल लक्षण है कि फीवर है और इमीडिएट आप हॉस्पिटल की तरफ मत भागिए, घर में रह के 1-2 दिन वेट कीजिए। इसके गंभीर लक्षण क्या सर? डेंगू के, डेंगू के जिसके लिए आज हम सारी उत्तराखंड पूरा परेशान है, तो डेंगू के जो गंभीर लक्षण है वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल, जो डेंगू के भी 90 से 95% लोग हैं वो बुखार, उसमें ज्यादा बुखार भी हो सकता है और बदन टूटना, ये दो तो कॉमन लक्षण है जो खुद में खुद 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। बदन दर्द थोड़ा और 2-3 दिन तक रह सकता है जी। ऐसे केस में सिर्फ पैरासीटामोल और हम लोग को अपना हाइड्रेशन ठीक रखना है, हम जूस है, सूप है, पतला खाना है वो लेते रहते। लेकिन हाँ, इसके अलावा हम लोग को जो हमारे एंड ऑर्गन बोलते हैं कि मेरे फेफड़े में अफेक्शन होगा तो सांस फूलेगी, खांसी आएगी, मेरे गुर्दे के अंग पे असर जा रहा है तो पेशाब होना कम हो जाएगा, मेरे ब्रेन में या पूरी बॉडी में कहीं भी ज्यादा दिक्कत बढ़ेगी तो मैं गफलत मतलब सेमी कॉन्शियस या तो बेहोशी आना, चक्कर आना, ये सब होगा। दिल पर थोड़ा बहुत भी असर अगर बढ़ेगा तो पैल्पिटेशन मतलब घबराहट होगा। इसके अलावा ब्लीडिंग के इसमें चांसेस होते हैं और अंदर गॉल ब्लैडर पर सूजन आती है तो पेट में दर्द होना, उल्टी आना, पेट में सूजन होना, पैरों पर सूजन आना, तो ये हमारे वार्निंग साइन है। इनके बारे में हमने सभी उत्तराखंड के डॉक्टर्स की भी एक ट्रेनिंग कोर्स किया था, हालांकि एमबीबीएस कोर्स में पढ़ाया जाता है जी जी। तो ये सब हम अपने मरीज को बताएं और मरीजों की जानकारी के लिए भी हमने ये पेपर में और आपके मीडिया के थ्रू सब हम लोग आगे भी संदेश देना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ भी है तो अपने आसपास के डॉक्टर को जरूर संपर्क करें जी। जैसे दर्शक जानना चाह रहे हैं, कुछ लोग का मैसेज आ रहा है कि क्या ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, मास्क लगाने की जरूरत है कि नहीं है, और एक दूसरे के जैसे पहले कहते थे कि छींकने से ऐसे क्या इससे भी फैलती है डेंगू? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ये मच्छर से ही फैल सकती है। पर्टिकुलर केवल एक ही रीजन है कि जो मस्कीटो है एक आदमी को काटा फिर दूसरे के काटा तो जो सलावा है उसके द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देखिए छींकने से, नाकने से, बाकी चूंकि रेस्पिरेटरी वाली भी बीमारियां इन दिनों काफी चल रही हैं सर, सिंपल फ्लू भी काफी चल रहा है। अगर हम मास्क का यूज कर सकते हैं भीड़ भाड़ में तो जरूर करें जी। लेकिन हाँ, डेंगू इससे नहीं होता है। डेंगू के लिए आपको बहुत क्लियर है कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करें जरूर से और मॉस्किटो कॉइल या मॉस्किटो इस तरह की, जिससे मच्छर न काटे। डॉक्टर जोशी साहब, अग्रवाल साहब ने तो बड़ी विस्तृत रूप से सारी चीजों को बताया, लेकिन कई चीजें ऐसी जो दर्शक जानना चाहते हैं, जैसे आदमी घबरा जाता है, फीवर हुआ, डेंगू का प्रकोप चल रहा है, तो क्या घर पे रह के इसका इलाज किया जा सकता है? आयुर्वेद में या घरेलू कोई ऐसे नुस्खे हैं जिसको 1-2 दिन आदमी कर सकता है? डॉक्टर जोशी साहब, देखिए हमारे यहाँ कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पे काम करती हैं जी, और जिनका प्रभाव ऐसे वायरसेस पे भी पॉजिटिव रहता है जी। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपको इस प्रकार के जो अलर्ट साइन है वो अगर आ रहे हैं जी, तो बेहतर है कि आप अस्पताल में जाएं, चिकित्सक को दिखाएं और उनसे आप इलाज लें। और क्योंकि इस वक्त बहुत सारे जैसे अभी फ्लू भी चल रहा है, वायरल फ्लू भी चल रहा है, तो उसके लक्षण अलग हैं, भाई उसमें अलग तरह के लक्षण आते हैं, तो एकदम पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखिए पैनिक करने से तो और ज्यादा चीजें बिगड़ती है। कई बार लोग पैनिक की वजह से ही एक प्रकार से घबरा जाते हैं, उससे भी कई बार शॉक में चले जाते हैं। तो बेहतर ये है कि इसको सामान्य रूप से जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है जो अस्पतालों में जारी की जा रही है, जन सामान्य के लिए जो आपके प्रचार प्रसार के माध्यम है जिनके द्वारा जो बताया जा रहा है, आप उनको फॉलो करें और घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, समय की सीमा होती है। अंतिम प्रश्न हम करण साहब से लेंगे। करण साहब, आप लोग भी बड़ा लगे रहते हो, हम चाहेंगे कि आम जन को
क्योंकि डॉक्टरों के पास आदमी जाता है, डॉक्टरों से तभी सलाह लेता है या सुझाव लेता है जब वो परेशानी में होता है, नहीं तो डॉक्टर कुछ भी कहते हैं, आमजन उसको सुनने को तैयार नहीं होता। हमारे तो बड़े मशहूर देहरादून के डॉक्टर बैठे हुए हैं, इन्होंने इतनी चीजें कही हैं, लेकिन हमारे दर्शक कई प्रश्न किए जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ आप ऐसा अपील करो, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप सबसे बड़ी संस्था हो, आप भी कुछ ऐसा अपील करो जिससे आम जन सजग रहे और सुरक्षा के साथ इसे डेंगू से बच सके। इससे पहले मैं कुछ सजेस्ट करूं, मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है। जरूर कोई भी पूछना है। क्या कोई ऐसी स्टडी भी है कि जो डेंगू का मच्छर होता है वो कितनी दूरी तक ट्रैवल करता है, कुछ उसका ऐसा भी रेडियस है? इसके बारे में मेरा एग्रीमेंट पर नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये मालूम पड़ा कि बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करता है, बहुत ज्यादा नहीं, उसकी ज्यादा हाइट तक भी नहीं, शायद बहुत लंबा ट्रैवल भी नहीं करता। तो इसमें मेरा सजेशन जो हमने कोविड से सीखा है वो ये है कि हमें ढूंढ कर डिस्ट्रॉय करना एक चीज है, जो मैं सजेशन गवर्नमेंट को दे सकता हूँ। इसके लिए हमारी संस्था हो गई और बहुत सारी ऐसी संस्था है जो ये चीज करने के लिए तैयार है। अगर आपको सर्वेस करना है, आपको सेंसिटाइज करना है, ये चीज हम करने को तैयार है। कहीं से भी पेशेंट आता है, जैसे कोविड के टाइम पे हम बहुत सिंपल कर रहे थे कि कोई भी पेशेंट आ रहा था वो उस एरिया को लॉकडाउन कर देते थे या उस एरिया को सील कर देते थे। इस केस में सील करने की जरूरत नहीं है, बस उस एरिया में लेकिन हम फॉगिंग की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर एरिया में अवेयरनेस के लिए हम जैसी संस्थाओं को उपयोग में लाया जाए। हम लोग वहां जा जाकर लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देखिए आपके एरिया में यहाँ पर ऐसा केस। डराने का मकसद नहीं है हमें किसी को भी, बट एटलीस्ट लोग प्रिवेंशन रखें, जैसा कि सर ने बताया कि फुल कपड़े पहन कर रखें, मॉर्टिन कॉइल यूज करें, ओडोमॉस वगैरह यूज करें। बच्चे बाहर खेलते हैं क्योंकि इस मौसम में, कि मौसम ऐसा है जिसमें सब बच्चे बाहर खेलना भी पसंद करते हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो इस मौसम में जाएं, बच्चों को भी हम सेंसिटाइज कर सकें। और ये सारा काम हम हमारी संस्थाएं, जो ऐसे बहुत सारी और संस्थाएं हैं, मैट संस्था एक है, इसके अलावा जितनी भी संस्थाएं हैं, हम लोग सब मिलकर इस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चला सकते हैं। तीसरा जो मैं अपील करना चाहूंगा वो ये है कि जो लोग भी इस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही है प्लेटलेट्स के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, तो जो लोग भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, सक्षम है ब्लड डोनेट करने के लिए, वो प्लीज आगे आए, नजर रखे रहे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी आपके आसपास लोगों को जरूरत है और आप सक्षम है ब्लड देने की, तो जरूर आगे। डॉक्टर अनुराग साहब, आप भी हमारे दर्शकों को से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, इसमें ऐसा ना समझे कि शासन और प्रशासन की तरफ से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यहाँ डीएम मैडम की तरफ से एक हेल्पलाइन जारी की गई है जी, जिसमें डेंगू कंट्रोल रूम के बहुत सारे लोग इसमें सहायता कर रहे हैं। इसका नंबर है 1800-180-2525। आपको बेड की कोई प्रॉब्लम है, प्लेटलेट से कोई भी प्रॉब्लम है, या अपने आसपास फॉगिंग लग रही है आपको, तो यहाँ पर कॉल कर आप अपनी शिकायत या रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हैं। आपको इमीडिएट एक इसमें हेल्पलाइन से कोई ना कोई कांटेक्ट कर इसमें हेल्प करेगा। बाकी अस्पताल में हम सब लोग तैयार हैं। डॉक्टर नवीन जोशी साहब, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि हमारी भी जिम्मेदारियां हैं अपने, जैसा कि अभी बताया कि आप अपने आसपास जो पानी इकट्ठा ना होने दें, और आप अपने आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं आपके, उनको आप कहें कि हमारे क्षेत्र में फॉगिंग कराएं। भाई अगर वो नहीं करा रहे हैं तो आप भी कहें उनको कराने के लिए, तो ये चीजें शॉर्ट आउट हो जाएगी, थोड़े दिनों बाद इसके केसेस कम होने लग जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर नवीन जोशी जी, धन्यवाद डॉक्टर अनुराग अग्रवाल साहब, और धन्यवाद सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और बहुत अवेयर करते हैं लोगों को कि जो मैट संस्था है उसके करण कपूर साहब। आज जरूरत है जानकारी की। डेंगू उतनी बड़ी वो महामारी नहीं है जैसे कोरोना में लोग परेशान हुए, लेकिन परेशान हो रहे हैं। हम लोगों के पास रोज दर्जनों फोन आते हैं कि साहब हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हमें मदद नहीं मिल रही है, हमें मदद कराया जाए। हम लोग बात करते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक मीडिया के रूप में, तो उनकी मदद भी मिलती है, लेकिन आपको भी सजग रहने की जरूरत है। पानी इकट्ठा न होने दें, क्योंकि लोग सोचते हैं कि गंदा पानी ही नुकसान करता है, लेकिन डेंगू का जो मच्छर है वह साफ पानी से आता है। इसलिए आप अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। सब कहते हैं शरीर को ढक के रखिए, क्या दिक्कत है, मौसम ऐसा है, आपको शरीर को ढक के रखने की जरूरत है, जरूर रखिए। गंदगी से बचें, क्योंकि गंदगी से भी बीमारियां फैलती हैं, और इन सब के साथ घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य की जो टीम है वह आपके लिए सजग है। नंबर आपको बताया गया है, डॉक्टर अग्रवाल साहब ने बताया है। हमारी समझ से आज आपको अवेयर होने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद। देखते रहिए हैप्पी न्यूज़।